आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कहानी एक राजा की कहानी भाग 8 सुनेंगे। अब तक आप लोगों ने सुना कि सौबीर नगर का राजकुमार विक्रमादित्य पिता के कहने पर अपने राज्य में गुप्त रूप से भ्रमण कर रहे हैं और राज्य की जनता के सुख दुख एवं आवश्यकताओं को समझने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने एक किसान की पत्नी के मुख से राजकुमारी संयुक्ता और उनकी आंखों में बंधी पट्टी का प्रसंग सुना। तो जिज्ञासावश किसान से इस बारे में पूछा तो पता चला कि चंदनगढ़ की राजकुमारी संयुक्ता ने अकस्मात अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी है। अब इसके आगे की कहानी इस प्रकार है। किसान परिवार में कुमार की आवभगत हुई। किसान पुत्री किशोरी के बुलावे पर कुमार और ध्रुवदेव किसान के साथ भोजन के लिए बैठे। किसान पत्नी ने बड़े स्नेह भरी तत्परता से ताजी रोटियां बना बनाकर उन्हें इतने प्रेम से खिलाया मानो वे सचमुच ही उसके भाई हों। उस कम संसाधनों वाले दंपति ने मानो अपने भरपूर प्रेम और अपनत्व से भोजन की सारी कमियों को बहुत दूर भगा दिया था। कुमार के लिए उनके भ्रमण के दौरान घटी प्रिय स्मरण योग्य घटनाओं में यह भोजन भी जुड़ गया। भोजन की स्नेहपूरित स्वाद को मानो वह जिह्वा से नहीं बल्कि हृदय से ग्रहण कर रहे हों और सोच रहे थे कि संभवतः यही वह संपत्ति है जिसकी रक्षा के लिए राज परिवार को युद्ध में शस्त्र लेकर सबसे आगे खड़ा होना चाहिए। जबकि यह परिवार तो जानता भी नहीं था कि वे अपने राजकुमार को भोजन करा रहे हैं। कुमार भी मन ही मन यह सोचकर मुस्कुराते हुए भोजन के साथ किसान दंपति के स्नेह का आस्वादन कर रहे थे। भोजन करने के दौरान कुमार ने संकेत पर ध्रुव ने किसान से पूछा, ध्रुवदेव मित्र मान सिंह, आपने बताया नहीं राजकुमारी जी ने अकस्मात आंखों पर पट्टी क्यों बांध ली? मेरी समझ नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो चंदनगढ़ की कुमारी को ऐसा कदम उठाना पड़ा? मैंने तो सुना है कि चंदनगढ़ बड़ा सुंदर एवं संपन्न राज्य है। 3 ओर से पहाड़ियों से घिरी एक सोबती नदी के किनारे वह बसी चंदनगढ़ की राजधानी सुवर्णपुर का अद्भुत सौंदर्य है। कभी जाने का अवसर नहीं मिला परंतु सुना बहुत है। मान सिंह मित्र, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको शायद यह भी पता होगा कि सुवर्णपुर का नाम इसीलिए पड़ा कि नित्य प्रातः जब सूर्योदय होता है तब पहाड़ की चोटियों पर पड़ी बर्फ सुनहरी होकर चमकती है और उस आभा से पूरा सुवर्णपुर स्वर्णिम आभा से दमकता है। आहा वाह, क्या ही सौंदर्य होता है। मैंने स्वयं देखा है और मैं कभी भूल भी नहीं सकता। अवकाश हो कभी तो जाकर अवश्य देखिएगा। ध्रुव देश अवश्य। पर ऐसी सुंदर नगरी की कुमारी का यूं आंखों पर पट्टी बांधना कुछ समझ नहीं आया। मान सिंह, अब क्या कहें मित्रों, सत्य कारण तो शायद वहां का राजपरिवार ही जानता हो, परंतु अफवाहें और कहानियां बहुत हैं। दरअसल मेरी संबंध की बहन उसी राज्य में ब्याही है। सो कई वर्षों के बाद पिछले दिनों उसके देवर के विवाह में गया। तभी सुना कि वहां की अत्यंत सुंदर सुकुमारी राजकुमारी ने कुछ वर्ष पूर्व अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। कहा तो यह जाता है कि उन्होंने किसी को कुछ कारण नहीं बताया और ज्यादा पूछने पर क्रोधित भी हो जाती हैं। किंतु क्या पता राज परिवार को सत्य ज्ञात हो और किसी कारण से यह बात छिपाई जा रही हो। अब क्या कहें, राज परिवार है, बड़े लोग, बड़ी बातें। कुमार, यह तो सच कोई नहीं जानता या सिर्फ राज परिवार जानता है? मान सिंह की पत्नी तपाक से बोली, भैया परिवार वाले तो जानते ही होंगे, बस छिपा रहे होंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि ऐसे में कुमारी का विवाह कैसे होगा? भला आंखों पर पट्टी बांधी हुई कन्या से कौन विवाह करेगा? सुना है बड़ी सुंदर है, गुणवान है कुमारी संयुक्ता, परंतु ना जाने आंख रहते अंधी बनकर क्यों चुन लिया। ईश्वर ही जाने क्या सच है। लो यह खीर खाओ ना, पहली बार आए हो, लजाते ना रह जाना। कहकर वह हंस दी और कुमार भी मुस्कुराकर रह गया। वह गांव की भोली महिला बातें कहते सुनते भी उन्हें परोसती खिलाती जाती थी और फिर भरपेट भोजन कराकर ही उन्हें वहां से उठने दिया। पति पत्नी के आग्रह पर कुमार और ध्रुवदेव ने भोजन के बाद थोड़ा समय विश्राम भी किया और फिर उनसे विदा ली। विदाई के समय वह स्त्री भावुक हो गई, मानो अपने सगे भाइयों को विदा कर रही हो। कुमार कुछ सोचकर अपनी एक अंगूठी माला और कुछ मुद्राएं उसे देने लगे तो वह मुकर गई। किसान ने भी विरोध किया परंतु कुमार ना माने और यह कहकर कि अपनी भांजी को उपहार दे रहे हैं, वे सब वस्तुएं किशोरी को जबरदस्ती पहनाकर दे आए। इस तरह वे दोनों वहां से विदा लेकर अपने
घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ गए। काफी देर तक तेजी से चलने के बाद उन्होंने घोड़े धीमे किए और बातें करते चलने लगे। ध्रुवदेव, क्या बात है मित्र, क्या सोच रहे हो? कुमार, तुम तो जानते हो मित्र मेरे जिज्ञासु स्वभाव को, मुझसे अब राजकुमारी संयुक्ता का सच जाने बिना रहा नहीं जाएगा। ध्रुवदेव खिलखिलाकर हंस दिए और फिर हंसी रोक कर बोले, कुमार आप रुके कहाँ हैं? मैं तो तभी समझ गया था जब आपने किशोरी की माँ से प्रश्न किया था, परंतु यह सोचिए कि महाराज ने क्या कहकर अनुमति लेंगे। वे आपको ऐसे कार्य के लिए चंदनगंज जाने की अनुमति नहीं देंगे। मेरे विचार से तो आप महल लौटिए और अपनी तरफ से मैं राजकुमारी का सत्य पता लगा कर आता हूँ। महाराज के पत्र में आपको वापसी की अनुमति दी गई थी, इसीलिए अब आपको लौटना चाहिए। कुमार, ऐसा मत कहो मित्र, मुझसे अब यूं लौटा ना जाएगा। मुझे अब सिर्फ कुमारी ही चाहिए, नहीं चाहिए बल्कि चंदनगढ़ और उसकी राजधानी सोनपुर देखने का भी बड़ा चाव जाग उठा है, और यह सब मैं स्वयं ही करूंगा। साथ ही तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। रही बात पिताश्री महाराज की, तो तुम भी सोचो कि उनसे अनुमति कैसे ली जाए। ध्रुवदेव मौन रहे। दोनों घोड़े धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। एक स्थान पर दोनों धर्मशाला देखकर टिके और योजना बनाने लगे कि कैसे चंदनगढ़ पहुंचने की इच्छा पूरी की जाए। ये थी हमारी आज की कहानी का भाग। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए राधे राधे।